हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारतीय अकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में आपको रेलवे ग्रुप डी के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसमें मैं जो भी बताऊंगा वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं अभी रेलवे ग्रुप डी के अंदर कार्यरत हूं। तो जो जो मेरे पीटी एग्ज़ाम से लेकर ज्वाइनिंग तक का जो भी प्रोसेस हुआ है मैं आपको डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में आपको पीटी एग्ज़ाम के बारे में बताऊँगा, जिसमें मेरे मार्क्स कितने आए थे, रो मार्क्स क्या थे और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में बाद मेरे कितने नंबर बढ़े हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। और फिजिकल टेस्ट कैसे हुआ, फिजिकल टेस्ट का रिजल्ट कब तक आता है और फाइनल रिजल्ट में फिजिकल टेस्ट के बाद क्या फ़र्क पड़ता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही डीवी के समय क्या क्या होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने होते हैं, मेडिकल कब होता है और मेडिकल में क्या क्या किया जाता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और अगर किसी का फर्स्ट डीवी में नाम नहीं आता है तो वेटिंग लिस्ट कैसे निकलती है, क्योंकि मेरी ज्वाइनिंग भी वेटिंग लिस्ट के थ्रू हुई है, तो इसका क्या प्रोसेस रहता है वो भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा इसमें। और डीवी और मेडिकल के बाद जो फाइनल पैनल आता है वो कब तक आ जाता है, उस पैनल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पैनल के बाद हमें अटेस्टेशन फॉर्म मिलता है, जिसके ऊपर हमें उसको कैसे भरना है, किसके सिग्नेचर करवाने होते हैं, और उसके साथ ही हमको ज्वाइनिंग लेटर कब तक आ जाता है और ज्वाइनिंग लेटर के साथ हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही लास्ट में ड्यूटी रिज्यूम करते समय हमें क्या क्या दिखाने होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में आपको ग्रुप डी की A to Z जानकारी मिले, ये इसकी मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो चलिए मैं सबसे पहले बात करता हूँ हमारे जो मेरा पीटी एग्ज़ाम हुआ था ये 2019 से पहले 2018 के अंदर एग्ज़ाम हुआ था, आपको पता हो तो उसके उस एग्ज़ाम का है, जिसका जो एग्ज़ाम हुआ था पीटी वो 2019 में हुआ था। और इसका रिज़ल्ट लगभग 2019 के जैन फेम तक आ गया था और इसके बाद फिजिकल टेस्ट हुआ था। अब इसमें मेरे मार्क्स मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे मार्क्स आप ये देख सकते हैं। पीटी एग्ज़ाम में जो मेरे रो मार्क्स थे वो 57 थे, जो आगे नॉर्मलाइजेशन के द्वारा जो बढ़कर 72 के लगभग हुआ था, जैसे आप देख सकते हैं इसमें। और ये जो हमारा फर्स्ट जो डीवी हुआ था उसके लगभग कट ऑफ गई थी 76 के आसपास कट ऑफ गई थी। लेकिन जो मेरी ज्वाइनिंग हुई है वो 11th डीवी में हुआ है, तो 11th डीवी में ये कट ऑफ कम होते 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 72 के आसपास पहुँचा, जिसके अंदर मेरा 11th डीवी में मेरा नाम आया और उससे मेरी ज्वाइनिंग हुई है। और हम बात करते हैं पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में, जो हमारा 2019 के मार्च या अप्रैल के आसपास जो हुआ था। अब फिजिकल टेस्ट के अंदर सबसे पहले हमको 35 किलो का वेट है वो वहाँ पर बोरी के अंदर भरे हुए बालू या मिट्टी भर कर रखा होता है, जो कमर लगभग कमर के बराबर एक टेबल होता है, उस टेबल के ऊपर ये बोरी रखी हुई थी, जिसको हम आसानी से उठा सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती है। उसमें इस बोरी का वेट लगभग 30 से 35 किलो के आसपास होता है, जो इसको हम उठा के आराम से कंधे के ऊपर उठा के, ज़रूरी नहीं है कि हम कंधे पर ही रखें, उसको कैसे भी बस उठा के ले जा सकते हैं। तो ये हमको 100 मीटर तक ले जाना पड़ता है 2 मिनट के अंदर है, ये आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती है। और साथ ही लड़कियों के लिए इसके अंदर जो वेट होता है उसको कम कर दिया जाता है, जो 20 किलो कर देते हैं। इसके बाद ये जो 35 किलो वाला कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद हमारी दौड़ होती है। तो दौड़ के लिए हमारे को सबसे पहले 30-40 कैंडिडेट को एक साथ दौड़ाते हैं। इसमें दौड़ से पहले हमारे पैरों के अंदर दोनों पैरों में एक चिप टाइप में बांध देते हैं, और वो दोनों पैरों के अंदर बांधने के बाद उसके साथ ही हमारे चेस्ट के ऊपर एक नंबर भी पहनाया जाता है। चेस्ट के ऊपर नंबर रहता है और दोनों पैरों में हमारी चिप रहती है। तो लड़कों के लिए दौड़ है जो 1000 मीटर की होती है, जिसको 4 मिनट और 15 सेकंड में होता है। और जो ग्राउंड होता है लगभग हर जगह हम आपको गोल ही मिलेगा, जो इसके अपने लगभग 4 राउंड अपने को करने होते हैं। तो ये 4 राउंड के अंदर हमें ये 1 किलोमीटर पूरी करनी पड़ती है, जो 4 मिनट 15 सेकंड का। तो लड़कियों को 1 किलोमीटर की दौड़ होती है जो 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर पूरा करना होता है। अब साथ ही बात करें जब ये फिजिकल कंप्लीट हो जाता है, तो फिजिकल कंप्लीट होने के बाद जो इसका रिजल्ट है, या तो अगर आपका मॉर्निंग में फिजिकल हुआ है तो उसका रिजल्ट इवनिंग के अंदर ही जहाँ पे हमारा फिजिकल हुआ है वहीं पर लगा दिया जाता है, या कहीं कहीं पर मैसेज के थ्रू भी भेज दिया जाता है। और किसी का अगर इवनिंग में फिजिकल हुआ है तो उनका नेक्स्ट डे मॉर्निंग के अंदर इसका रिजल्ट आ जाता है। तो रिजल्ट मतलब उसी दिन आ जाएगा, उसके नेक्स्ट डे ही आ जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि आप फिजिकल पास हुए या नहीं हुए। तो मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहूँगा कि आप कैसे भी जोर करके फिजिकल को पास ज़रूर कर लेना, क्योंकि जो वेटिंग लिस्ट के अंदर नाम निकलता है वो फिजिकल पास होने वालों का ही निकलता है। तो आपको कैसे भी फिजिकल अगर फर्स्ट डीवी में नहीं होता है तो कोई घबराना नहीं है, लेकिन क्या है कि आपको फिजिकल ज़रूर पास करना है, तो फिजिकल पे ज़रूर ध्यान देना आप। तो पीटी के बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है उसके अंदर कट ऑफ थोड़ा कम या ज़्यादा हो जाता है, तो कम ज़्यादा होने पर पीटी आपका जो जितने कैंडिडेट पास होते हैं उस हिसाब से ये कम या ज़्यादा होता है। फाइनल रिजल्ट के बाद जो फर्स्ट डीवी के लिए जो लिस्ट जारी होती है, उसमें लिस्ट में लगभग कैंडिडेट बहुत सारे कैंडिडेटों को बुलाया जाता है, जितनी पोस्ट होती है उतने कैंडिडेटों को लगभग लगभग बुलाया जाता है। लेकिन यहाँ पे बुलाने के कारण, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये पोस्टें जब उनका डीवी होगा, मेडिकल होगा, तो कुछ कुछ छटते जाते हैं, और छट जाने के कारण ये पूरी पोस्टें भर नहीं पाती है पहले डीवी के अंदर ये। तो इसके बाद ये कन्फर्म रहता है कि वो वेटिंग लिस्ट निकालते ही हैं। तो पहला डीवी का जब प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ये वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है। जैसे मेरा भी जो हुआ था, जो फर्स्ट डीवी के अंदर मेरा नहीं हुआ था, लेकिन मेरा हुआ है जो 11th डीवी के अंदर हुआ। 11th डीवी 11 वेटिंग लिस्ट निकली थी, उसके अंदर मेरा हुआ था। जो WR जोन से हैं, जो WR जोन के अंदर अब लगभग अब तक 12 वेटिंग लिस्ट निकली है 2018 वाली एग्ज़ाम के अंदर। तो 12 अब तक तो निकल चुकी है,
डीवी होता है, डीवी के बाद वहाँ मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद ही वहाँ फाइनल पैनल आता है। तो इसका मैं पूरा डिटेल अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो अपन थोड़ा पहले बात कर लेते हैं वेटिंग लिस्ट की। तो मेरी बात करूँ तो मेरा जो जोन है, WR जोन है, इसके अंदर मैंने आपको बताया 11th DV अब तक निकल चुका है। जो मेरा 11th DV के अंदर ही मेरा नाम आया था। हमारे 11th DV के अंदर लगभग 78 कैंडिडेट को पास किया था। 78 कैंडिडेट के अंदर 51 या 52 के आसपास वहाँ प्रेजेंट हुए थे। मेरा जो डीवी हुआ था वो 12 जुलाई को हुआ था। तो 12 और 13 2 दिन कैंडिडेटों को बुलाया गया था। तो उसी में लगभग 51 के आसपास कैंडिडेट पहुंचे थे। मैं यहाँ एक बार फिर से आपको मेंशन करना चाहूँगा कि आप पीटी फिजिकल टेस्ट है उसको ज़रूर पास करना, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में उन्हीं का नाम आता है जो फिजिकल टेस्ट पास कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं डीवी के बारे में। वेटिंग लिस्ट में नाम आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको वहाँ कट ऑफ डिक्रीज होने के बाद वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आने के बाद एक मेल आती है। मेल के अंदर ही आपको डॉक्यूमेंट बताया जाता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आने जाने होते हैं। तो मैं आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊँ तो जो पहला फर्स्ट एग्ज़ाम होता है, पीटी एग्ज़ाम होता है, उसका एडमिट कार्ड, जो फिजिकल टेस्ट होता है उसका एडमिट कार्ड। अगर ये खो गया है तो इसके लिए, जैसे मेरा भी है जो पीटी एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड खो गया था, तो ये खो जाने पर हमको क्या करना पड़ेगा उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में नहीं, दूसरे कोई एक छोटे वीडियो में बनाकर मैं आपको जानकारी दे दूंगा कि अगर पीटी का या फिजिकल टेस्ट का जो एडमिट कार्ड है अगर हमारा वो खो जाए तो उसके लिए हमको क्या करना होता है। और फिर इसके बाद बताऊँ मैं आपको, तो आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, जो एजुकेशनल जितनी मार्कशीट है आपको वो सब लेके जानी, चाहे ITI हो या ग्रेजुएशन की हो, तो वो एजुकेशन वाली जितनी मार्कशीट है आपको लेके जानी है। फिर हो गया आधार कार्ड, और आपको फिर फ़ोटो लेके जानी है। फ़ोटो 6 से 8 के आसपास लेके जाए। आपको फ़ोटो 2 लेके जानी है, एक जो आपने फॉर्म में लगाया था और एक जो आपने अभी लेटेस्ट खिंचवाया है। तो इन दोनों फ़ोटो लगभग 6-6, 5-5, 6-6 लेके जाना है। उसमें आपका मेंशन कर दिया जाएगा, जब आपको मेल मिलेगा उसके अंदर मेंशन करेंगे कि आपको कितनी फ़ोटो लेके जानी है। फिर बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की। कास्ट सर्टिफिकेट है SC ST OBC वालों को कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है। और यहाँ मैं विशेष आपको मेंशन करना चाहूँगा कि जो OBC वाले हैं, जिन्होंने अगर फॉर्म में रिलैक्सेशन लिया है, जैसे फॉर्म की फ़ीस 500 थी, उन्होंने 250 दिया है, तो उनके जो EBC वाले होते हैं उनको वो रिलैक्सेशन ले लेते हैं अपने फ़ीस के अंदर। तो मैं बताना चाहूँगा कि उनको एक इनकम सर्टिफिकेट बनाना बहुत ज़रूरी है, जो 50,000 के नीचे का होता है। इसको आपको बैक डेट में जो पुराना होता है या तो उस समय बना होता है, उस डेट पे बनाना होता है, या फिर आपको नया बनाना है तो आपको वहाँ पे पता करना होता है कि भाई मैं नया बना सकता हूँ क्या। तो ये आप ज़रूर बना के आना। अगर ये आप नहीं बना के लाए तो आपको वापस भेज देंगे। तो ये आपको बनवाना है। OBC वाले जो EBC से फॉर्म भरे हैं वो, और EWS वाले हैं वो भी अपना सर्टिफिकेट ज़रूर लेके जाएँ। अब वहाँ पे DB होगा तो सबको एक रूम में बैठा दिया जाता है और एक एक कैंडिडेट को करके वो पहले डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। तो डॉक्यूमेंट चेक करने से पहले आपको एक फॉर्म दिया जाता है। उस फॉर्म में आपको भरा जाता है कि आपके जोन के अंदर जो जो डिवीज़न है वो उनके हम उनमें कहाँ पे आप पोस्टिंग लेना चाहते हो उसकी प्रेफरेंस पूछी जाती है। जैसे हमारे जोन में 6 डिवीज़न थे, तो 6 डिवीज़न में पहले आप किसको रखना चाहते हो, दूसरे पे किसको रखना चाहते हो, उस हिसाब से आपको वहाँ पे मेंशन करना होता है फॉर्म के अंदर। और आपने फॉर्म भरते समय आप एक ज़रूर ये लिखे होंगे कि आपका बॉडी पे कोई चिन्ह लिखना भरा होगा, जैसे हाथ में चोट का निशान है या पैर में चोट का निशान है, तो निशान भी हमको वहाँ पे दिखाना पड़ता है। कि सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, वो नॉर्मली चेक करते हैं, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर वो आपको बायोमेट्रिक करते हैं। बायोमेट्रिक में आपको फिंगरप्रिंट लेते हैं। फिंगरप्रिंट में कैंडिडेट का जो सत्यापन है वो करते हैं कि हाँ ये वही कैंडिडेट है। जब एग्ज़ाम के समय आपका फिंगरप्रिंट लिया गया है तो इस समय भी एक फिंगरप्रिंट लिया जाता है, तो वो आपका उससे सत्यापन हो जाता है। तो यहाँ पे एक दिक्कत आती है, कुछ लोगों का फिंगरप्रिंट नहीं मिलता है। जैसे हमारे तो ये 3-3.5 साल के बाद वेटिंग लिस्ट निकली थी, तो कईयों को फिंगरप्रिंट नहीं मिल रहे थे। तो उनको लिए क्या होता है कि एक बाद में कुछ फॉरेंसिक टेस्ट होते हैं, याद या आपको थोड़ा याद हो तो जब आप एग्ज़ाम देने पीटी एग्ज़ाम देने गए थे तो आपसे कुछ वर्ड लिखवाए गए थे कि इंग्लिश में हिंदी में, तो वैसे ही यहाँ पे लिखा कर वो सत्यापन किया जाता है कि हाँ ये वही कैंडिडेट है। यहाँ पे सत्यापन होने के बाद फिर आपका आगे का प्रोसेस किया जाता है। तो डीवी का काम एक दिन के अंदर पूरा हो जाता है। डीवी पूरा होने के बाद ही आपको फिर नेक्स्ट डे आपको मेडिकल के लिए भेजा। डीवी के बाद ही आपको पास ही के रेलवे स्टेशन से एक 24 रुपये का मेडिकल मेमो लेना पड़ता है, जो एक रेलवे टिकट के जैसा ही होता है। इसको हमको लेके जाना पड़ता है रेलवे के हॉस्पिटल में। तो मेडिकल के समय क्या क्या होता है, अब उसके बारे में आपको पूरी डिटेल से बता दो कि मेडिकल में क्या क्या चेकअप होता है। सबसे पहले हम जब रेलवे के हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ मेडिकल काउंटर पर हमको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। फिर वहाँ पे हमको मेडिकल का स्लिप मिलता है, उसको हमको अपने साथ रखना होता है। तो फिर अब वो स्लिप के साथ ही फिर हमको सबसे पहले बुलाया जाता है ब्लड टेस्ट के लिए। तो ब्लड टेस्ट में आपका शुगर चेक किया जाता है। फिर उसके बाद बीपी टेस्ट होता है। बीपी टेस्ट होने के बाद वो आपको एक यूरिन टेस्ट कराया जाएगा। यूरिन के लिए वो एक पीएच पेपर, अगर आप जानते हो तो वो ऐसा ही कुछ पेपर दे देते हैं, उसमें आप यूरिन टेस्ट होता है। फिर उसके बाद ECG टेस्ट होता है।
तो इसी टेस्ट के समय मैं आपको बता दूं, आपका जब इसी टेस्ट हो तो आपको वहाँ घबराना नहीं है, बस जब नॉर्मल सांस लेना है, नॉर्मल जैसे आप लेते हैं नॉर्मल बिहेव करना है, जिससे ईसीजी एक बार में क्लियर हो जाता है। नहीं तो अगर आप वहाँ घबराए, कुछ ज़्यादा इधर उधर सोचने लगे तो वो 2-4 बार टाइम समय ले लेता है। तो आपको एक बार में टेस्ट क्लियर करना है, तो कोई घबराना नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल रहना है, तो ईसीजी एक बार में क्लियर हो जाता है। फिर उसके बाद जर्नल टेस्ट होता है। जर्नल टेस्ट के अंदर ही मेल का टेस्टिकल चेक किए जाते हैं, पाइल्स चेक की जाती है कि पाइल्स तो नहीं है, तो ये जर्नल टेस्ट के अंदर ही हो जाता है। फिर उसके बाद आपको लेके जाया जाएगा चेस्ट का एक्सरे करने के लिए। चेस्ट का एक्सरे होगा, तो ये एक्सरे कंप्लीट हो, ये 5-6 स्टेप कंप्लीट होने के बाद फिर आपको एक डॉक्टर बुलाएंगे जो आपका फिजिकली पूरे बॉडी को चेक करेंगे। आपको हाथ ऊपर करवाएंगे, आपके इधर उधर चलवाएंगे, फ्लैट फुट चेक करेंगे, थोड़ा सा हाथ ऊपर उठवाएंगे, है ना, मतलब इधर उतने हाथ सीधा करवाएंगे। पीटी जैसे पीटी होती है वो पीटी करवाएंगे उस हिसाब से। तो वो चेक सब एक डॉक्टर ये चेक करेंगे आराम से, कहीं आपका हड्डी में कोई बैंड तो नहीं है, कोई ऑपरेशन तो नहीं है, वो चेक करते हैं। तो ये प्रोसेस एक हो जाता है। उसके बाद फिर होता है आई टेस्ट। आई टेस्ट के अंदर एक होता है नियर विजन होता है और एक होता है डिस्टेंस विजन। आपका नियर विजन होता है N/6 और डिस्टेंस विजन होता है 6/9 होता है। तो इसमें कैसे प्रोसेस होता है, सबसे पहले आँखों के आपके एक आँख को बंद करके दूसरी आँखों के सामने एक लगभग 25 सेंटीमीटर के आसपास आपको कुछ वर्ड पढ़ाए जाते हैं, तो उनको आपको एक आँख से पढ़ना होता है। फिर जिस आँख को बंद किया है उसको खोल के दूसरे आँख को बंद करके फिर दूसरे आँख से उसको पढ़ना होता है। तो पहले ये होता है। इसके बाद कलर ब्लाइंड टेस्ट के चेक किया जाता है। इसके लिए एक बुक होती है, बुक के ऊपर ये दो, एक तो डिजिट टेस्ट होता है प्लस एक होता है जिसपे उसमें निशान बना होता है, उसके ऊपर अपने को उंगली फेरना होता है, कहाँ से कहाँ वो निशान जा रहा है उस हिसाब से हमको अपने को बुक के ऊपर ही उंगली को रख के उस निशान तक लेके जाना होता है। तो पहले ये उंगली फेरने वाला होगा, फिर उसके बाद डिजिट लिखे हुए होंगे वो भी अलग अलग कलर में उस बुक के अंदर, तो वो डिजिट बताना होता है कि 8 है, 6 है, 86 है, 95 है, जो भी है। आप अगर इसको देखना है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको कलर ब्लाइंडनेस के डिजिट है आपको गूगल पे मिल जाएंगे, या आराम से आप उसको खुद भी टेस्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद डिस्टेंस विजन चेक किया जाता है। इसमें एक आपके लगभग 10 से 15 फीट की दूरी, अब दूरी का मेरे को कंफर्म अंदाज़ा नहीं है कि वो कितना है, लेकिन ये दूरी पर एक सी आकार का छल्ला होता है, सी आकार का छल्ला बना हुआ होता है, तो उसको क्या करते हैं वो बार बार घुमाते रहते हैं। तो बस इसमें ये पूछते हैं कि जो इस सी आकार का छल्ला है इसका जो मुंह है वो किस तरफ ओपन है, मतलब किस साइड में ओपन किया हुआ है। तो वो रिंग को बार बार घुमाते हैं और वो बार बार चेक करते हैं, हाँ राइट है, लेफ्ट है, अप है, डाउन है, किस साइड है वो अपने को बताना होता है। तो इसमें आई टेस्ट के अंदर ज़्यादातर लोगों के जो प्रॉब्लम आती है वो कलर ब्लाइंडनेस के अंदर आती है। तो आप ये ज़रूर खुद भी चेक कर सकते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस मेरे को कौन से कलर दिख रहा है, कौन से नहीं। अगर कलर ब्लाइंडनेस होता है तो उसके बाद एक अलग मेडिकल टेस्ट होता है उनका, उस मेडिकल टेस्ट के अनुसार अगर पोस्ट अवेलेबल होती है तो वो पोस्ट उनको अलॉट की जाती है। जैसे हमारा जो मेडिकल कैटेगरी था वो A to B1 था। ये टेस्ट होने के बाद आपको फिर ये जो एक्सरे, ECG और आई टेस्ट, ये आपको एक दूसरे हॉस्पिटल में भेजा जाता है, वहाँ पे वेरीफाई करते हैं। वो वेरीफाई होने के बाद आपको ये वापस जहाँ पे आपने टेस्ट कराया उसी हॉस्पिटल में आना होता है, और यहाँ पे आपको लास्ट के अंदर डॉक्टर्स एक फाइनली वो रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद आपको फिट बता देते हैं। फिट बताने समय आप ध्यान रखना कि एक सिग्नेचर करवाते हैं, सिग्नेचर जरूर करना है। वो सिग्नेचर हो जाने के बाद आप फिट हैं, और फिर ये आपको कोई स्लिप नहीं देते हैं वहाँ पे, ऐसे ही फिट बोल देते हैं और आपको घर जाने को बोल देते हैं। जैसे किसी की आंखों के अंदर अगर ज़्यादा दिक्कत आती है तो उनके लिए एक अलग से मेडिकल की टीम बनती है, जो 2-3 डॉक्टर का पैनल बनता है, वो उनका टेस्ट करते हैं। फिर मेडिकल होने के बाद आपको घर भेज देते हैं। डीवी मेडिकल हो जाने के बाद लगभग 15 से 20 दिन के अंदर पैनल आता है, और इस पैनल के अंदर उनका नाम बताया जो मेडिकली फिट होते हैं। तो इस पैनल में उनका, और जिनका नाम नहीं आता है, जिनको मेडिकल में कोई प्रॉब्लम होती है या उनको अलग डेट दी जाती है, उनका इस पैनल के अंदर नाम नहीं आता है। तो ये पैनल लगभग मैंने बताया ना 15 से 20 दिन के अंदर आ जाता है। पैनल आने के बाद फिर बाद में आपको अटेस्टेशन फॉर्म आता है। ये अटेस्टेशन फॉर्म पैनल के 10 से 15 दिन के अंदर आता है, और ये अटेस्टेशन फॉर्म पोस्ट के द्वारा भी या मेल पर भी भेज दिया जाता है। तो ये ज़्यादातर मैक्सिमम होता है कि आपको पोस्ट के द्वारा ही आता है ये। तो अटेस्टेशन फॉर्म के साथ कहीं कहीं पर ज्वाइनिंग लेटर भी भेज देते हैं साथ में, या कहीं कहीं पर अटेस्टेशन फॉर्म को अपन कंप्लीट करने के बाद जब जाते हैं तो ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है। जैसे मेरा जो ज्वाइनिंग लेटर आया था वो अटेस्टेशन फॉर्म के साथ ही आ गया था। अब अटेस्टेशन फॉर्म जो 7-8 पेज का होता है उसमें क्या क्या भरते हैं, किसके साइज सिग्नेचर होंगे, उसको मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप बताते जाता हूँ। तो अटेस्टेशन फॉर्म का आप देख रहे होंगे, फ्रंट पेज है। फ्रंट पेज में आपको अब साइड के अंदर एक फ़ोटो दिख रहा होगा, जहाँ फोटो लगेगी है, आपको पासपोर्ट साइज से थोड़ी बड़ी फ़ोटो बनवानी है, उस फोटो को यहाँ पे लगानी है। उस फोटो को ऊपर सिग्नेचर, आधा सिग्नेचर नीचे और आधा सिग्नेचर फोटो के ऊपर होगा, ठीक है। यहाँ फोटो लग जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आइए, नीचे आपको सरनेम दिख रहा होगा, तो आपको पहले अपना सरनेम लिखना है, उसके बाद आपका नाम लिखना है। उसके नीचे आपको अपना वर्तमान पता देना है कि आप किस एड्रेस पर अभी रह रहे हैं। उसके नीचे जो आपका जो परमानेंट एड्रेस है, जो आपने फॉर्म में भी मेंशन किया होगा, उस एड्रेस को यहाँ पे भरना है।
तो ये फर्स्ट पेज पे ये हो गया। सेकंड पेज की मैं बात करूं तो सेकंड पेज के ऊपर आपको जन्म से लेकर अब तक आप कहाँ पर 1 साल से अधिक रहे हैं, आपको यहाँ पे डिटेल देना है। एक तो आपको जन्म जन्म कहाँ हुआ था, जन्म कहाँ से कब तक रहे, मतलब जन्म से लेकर अब तक का आप जहाँ पर रहे हुए हैं उस चीज़ का यहाँ डिटेल देना है। नेक्स्ट पेज के ऊपर हम देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे आपकी जो फैमिली की है, फैमिली की डिटेल भरी जाएगी। फैमिली में आपके फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, इनके बारे में डिटेल भरी जाएगी। आपके पिताजी हैं वो क्या कार्य करते हैं, कहाँ के निवासी हो गए, मूल निवासी है उनका कार्य बताना है, और अभी वर्तमान पता क्या है, और जो स्थायी निवास है वो क्या है ये बताना है। अपने माता का भी ये भरना है, अगर गृहिणी है तो गृहिणी लिखना है, और अगर कहीं वर्किंग करते हैं तो वो वर्क लिखना है। अपने छोटे या बड़े भाई है उनका भी मेंशन करना है यहाँ पर, और सिस्टर के बारे में मेंशन करना है। ये आपकी फैमिली के बारे में एक डिटेल हो जाएगा। इसके नेक्स्ट पेज के ऊपर आपकी जो नेशनैलिटी है वो लिखनी है, फिर उसके नीचे आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो लिखना है, फिर आपकी एज अभी क्या है, और जो आपने 10th पास किया था उसके उस समय आपकी एज कितनी थी वो लिखनी है। फिर यहाँ पे आपका नीचे जन्म स्थान है, किस राज्य में हुआ वो आ जाएगा, और किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं वो आ जाएगा। तो ये चीज़ आप पढ़ लेना, पढ़ के आराम से भर देना। फिर आपकी रिलीजन आ जाएगा, वो भर देना है। अब नीचे नीचे बात करते हैं तो आपको यहाँ पे अपना एजुकेशनल के बारे में डिटेल भरनी है। तो एजुकेशनल आपको क्लास 6 से 10 तक, फिर एक में भरना है 11 से 12 तक, उसके बाद नीचे भरना है आप जो आप ग्रेजुएशन में किए हो। अगर किसी का ITI है वो भी अलग, मतलब जो जो एजुकेशन के आपने किया है उसको यहाँ पे मेंशन करना है आपको। तो ये एजुकेशन के बारे में डिटेल हो जाएगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 5th नंबर पेज पे। तो इस पेज में आप इस ऊपर ऊपर देखेंगे, अगर आप पहले से गवर्नमेंट जॉब में हैं तो उसके बारे में डिटेल भरनी होती है। और नीचे फिर आप हाँ इसको थोड़ा आप पढ़ लेना जो 12 नंबर पे है कि हाँ नहीं क्या नहीं नहीं, जो भी आएगा इसमें आप अपने हिसाब से पढ़ के भर लेना है। ये जो नेक्स्ट पेज पे वो भी सेम चलेगा। फिर इस पेज के ऊपर आप देखेंगे ऊपर ऊपर आपको ऐसे 2 लोगों के नाम लिखने हैं जो आपको जानते हो, वो आपके नेबर में आसपास रहते हो, तो उन 2 लोगों का नाम आपको यहाँ मेंशन करना है। फिर आपका यहाँ सिग्नेचर आ जाएगा, डेट आ जाएगा और स्थान आ जाएगा। यहाँ 2 तरह का आपको सर्टिफिकेट देना होगा, एक तो आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट और एक करेक्टर सर्टिफिकेट। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट के अंदर आपको यहाँ पे देख सकते हैं इस कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि किस किस के सिग्नेचर होंगे, किसी एक के सिग्नेचर कराने होते हैं। या तो कोई गेजेटेड ऑफिसर हो जाएगा, या आपने जब लास्ट क्लास जहाँ से पढ़ी थी वो हो जाएगा, या आपके आसपास के जो टीचर स्कूल होगा वहाँ पे आपको वैकता मिल जाएंगे तो उनके सिग्नेचर हो जाएगा। तो ज़्यादातर अगर अच्छा रहेगा कि आप जब लास्ट क्लास जहाँ पढ़े थे स्कूल हो या कॉलेज हो तो वहाँ के प्रिंसिपल के साइन करवा लेना। यहाँ पे साइन करवाने के आइडेंटिटी आपका कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज है, यहाँ पे आपको करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए होगा। तो सबसे ऊपर आपको अपना नाम भरना है, और ये उसके बाद पहला जो सिग्नेचर होगा वो आपके एरिया के SDM का सिग्नेचर होगा। SDM जो होंगे उनके ही सिग्नेचर करवाना है इसको। उसके बाद जो नीचे के 2 हैं उस पर किसी और गजेटेड ऑफिसर साइन कराए, लेकिन सबसे पहले SDM के सिग्नेचर होंगे। SDM के सिग्नेचर होने के बाद ये 2 सिग्नेचर करवाने हैं आपको। तो इसके ऊपर 3 आपको सिग्नेचर करवाने के बाद उनकी जो सील होती है, मोहर होती है, उसको लगवानी है। तो इस प्रकार आपका जो अटेस्टेशन फॉर्म है पूरा आप कंप्लीट हो जाएगा। तो ये अटेस्टेशन फॉर्म को भरने से पहले आप ये बात ज़रूर ध्यान रखना कि आपको इस फॉर्म के 2 या 3 फोटोकॉपी करा के रखना है, ठीक है। अगर किसी में कुछ गड़बड़ हो जाता है तो आप ये है कि आप उसको वापस से फोटोकॉपी करा के एक दूसरा तैयार कर सकते हैं। तो इसलिए 2-3 फोटोकॉपी, एक को आपको ब्लैंक रखना ही है अपने पास, और अगर उसमें किसी भरते समय गड़बड़ हो जाए तो आपको पेज चेंज कर लेना है या पूरे फॉर्म को ही चेंज कर लेना है। तो ये फोटोकॉपी वाला जरूर ध्यान रखना है अपना। अटेस्टेशन फॉर्म के बाद आप बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट के आपको 2 से 3 सेट आपको जैसे मंगवाया जाएगा। तो आपको डॉक्यूमेंट वो ले जाना है जो आपने DV के समय दिया था। DV के समय आपसे मंगाए होंगे डॉक्यूमेंट, तो उसी डॉक्यूमेंट को आप सेम टू सेम यहाँ पे लेके आना है। और साथ में बस अदर चीज़ क्या लेके जाना है, एक तो आपको पैन कार्ड, बैंक पासबुक, कैंसिल चेक, और एक प्रान कार्ड बनता है जो NPS करता है, उसके लिए आपको प्रान कार्ड बनवाना होता है। वो कहीं किसी के डिवीजन में पहले ही मंगवा लेते हैं, किसी में बाद में मंगाते हैं। अगर पहले मंगाते हैं तो आप बनवा ले जाना, ई मित्र से आपका बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इसके DV में जो डॉक्यूमेंट सेट दिया था वो सेट तो लेना ही है, साथ में पैन कार्ड, बैंक पासबुक और कैंसिल चेक लेके जाना है, ठीक है। तो ये आपका अटेस्टेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। अटेस्टेशन फॉर्म को जमा करने के बाद आपको 10 से 15 दिन के अंदर वापस बुलाया जाता है। तो उस समय आपको ज्वाइनिंग लेटर लेके जाना होता है। जब आप अटेस्टेशन फॉर्म जमा करने जाएंगे या तो उसी समय आपको एक ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा, या मैंने बताया आपको कि पोस्ट के साथ भी ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। तो अटेस्टेशन फॉर्म को जमा करने के बाद फिर आपको 10 से 15 दिन के अंदर बुलाया जाता है। तो और आपको उसे बुलाते समय आपको ज्वाइनिंग लेटर लेके जाना है, और उसके ज्वाइनिंग लेटर जाने के बाद वहाँ पे उनके पास आपका अटेस्टेशन फॉर्म और जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो रहते हैं, उससे आपकी वेरीफाई करके उसके बाद 1 या 2 दिन के अंदर ही आपको ड्यूटी को रिज्यूम करा देते हैं। ड्यूटी या तो सेम डे ही करा देंगे या नेक्स्ट डे आपको जहाँ पे आपको दिया हुआ होता है ड्यूटी किस जगह लगी है आपकी, उस जगह आपको जाने को कह देते हैं, वहाँ पे आपको रिज्यूम करना होता है। और जिस दिन से आप रिज्यूम कर लेते हैं उसी दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। ज्वाइनिंग करते समय उस दिन शपथ भी दिलाई जाती है, जो आपके वहाँ पे ज्वाइनिंग करवाते हैं वो आपको शपथ दिलाते हैं सब।
जब आप जॉब रिज्यूम करने जाएंगे तो आपको जहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर के साथ शपथ दिलाई गई थी उस जगह आपको पेज दिया जाता है, उस पेज को लेके अपने को वहाँ पे जाना होता है, उस दिन से अपनी ड्यूटी रिज्यूम हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन आई होप कि आपको ये जो भी ग्रुप डी के बारे में जितने भी डाउट हो क्लियर हो गया हो। यदि कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, मैं उसके लिए एक छोटा सा वीडियो और बना दूंगा आपके डाउट के ऊपर। जो भी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और आपके जो आसपास जो ग्रुप डी के अंदर अभी जिनका हुआ हो और जो तैयारी कर रहे हो तो उनके साथ ये ज़रूर शेयर कर देना, जिसमें मैंने लगभग मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि मैंने लगभग सभी पॉइंट क्लियर कर दिया है। अगर फिर भी कोई पॉइंट रह गया हो, कोई छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको कवर कर दूँगा। थैंक यू। जय हिंद।